मुंजा एक कुंवारा ब्राह्मण जिसकी मृत्यु इस संसार के सुख भोगने से पूर्व हो जाए और उसके जीवन की इच्छाओं की पूर्ति से पहले ही वो पंच तत्वों में विलीन हो जाए। कहते हैं कि पंच तत्वों में विलीन होने के बाद आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है, लेकिन अगर किसी की मृत्यु से पहले उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हो तो वो मुक्त नहीं हो पाता। वो अपनी इच्छाओं का भार लेकर उनकी पूर्ति करने के लिए जन्मों जन्मांतर तक इसी लोक में भटकता रहता है। वो अपनी इच्छाओं की पूर्तियों के लिए हमेशा किसी की तलाश में भटकता रहता है। अगर एक बार उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसका मनचाहा शरीर मिल जाए तो फिर वो किसी कीमत पर उसे नहीं छोड़ता। क्या रे, कल से ये पेड़ नहीं काटा तुम लोगों ने? एक दिन की दिहाड़ी भी ले ली मुझसे, बस आधा घंटा। अगर आधे घंटे में ये पेड़ इधर से काट कर नहीं हटाया ना तो 1 रुपया और नहीं दूंगा तुम लोगों को। इस पेड़ को मत काटो सरकार, इस पेड़ में कुछ तो अजीब है, वरना आज तक हमने इतने पेड़ों को काटा है। लकड़ियां काटने का ही काम है हमारा, तो इसलिए अच्छी तरह अपने काम को जानते हैं। लेकिन ये पेड़ है कि कटने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे ये पेड़ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसे काटना रहने देते हैं साहब। ज्यादा शाना मत बन। एक तो कल की पूरी दिहाड़ी मुझसे ले ली और अब फालतू के बहाने बना रहा है। आधे घंटे के अंदर काट के उठवा कर लेकर जा इसे यहाँ से, समझा ना? शाम को इस हवेली को देखने आने वाले हैं। इस पेड़ की वजह से पहले भी ये हवेली बिकते बिकते रह गई, लेकिन इस बार अगर इस पेड़ की वजह से कोई भी गड़बड़ हुई ना तो तेरे मालिक से कहकर सबसे पहले तुझे काम से निकलवाऊंगा। अरे साहब, ये पकिया, जा पेड़ पर चढ़कर पहले ऊपर की वो टहनी काट। पर भाऊ, कल कोशिश की थी ना, मालूम है ना क्या हुआ था? अपने पास कोई दूसरा चारा नहीं है, जा जल्दी। पेड़ की टहनियां काटने के लिए पकिया सीढ़ी लगाकर पेड़ पर चढ़ा। वो हल्की धुन में गाना गुनगुनाते हुए आरी से टहनी को काट रहा था। तभी उसे लगा कि पेड़ की टहनी पर उसके पीछे से कोई चलकर उसकी तरफ आ रहा है। कल भी उनके एक साथी राजू के साथ ऐसा हुआ था, जिसे उसके बाद तेज बुखार आ गया और उसने वहां पर पेड़ काटने के काम के लिए भी साफ इनकार कर दिया। वो सब जानते हैं कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है, लेकिन पैसों की जरूरत ने उन्हें वहाँ काम करने पर मजबूर कर दिया था। पकिया अपना ध्यान उस आहट से हटाकर काम करने की कोशिश करने लगा। तभी उसने नीचे देखा तो रामू भागता हुआ आया। राजू नहीं रहा, अचानक चल बसा वो। क्या? ये सुनते ही पकिया के कानों में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज पड़ी। वो हंसी बहुत भयानक थी। पकिया समझ चुका था कि अब उसके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए वो पेड़ पर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। वो खुद को बचाने के लिए सीधे ही पेड़ से कूदने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो पेड़ से कूद पाता, उससे पहले ही किसी ने उसे पीछे से बहुत ही ताकत से पकड़ा और उसकी गर्दन को मोड़कर पीछे की ओर घुमा दिया और पकिया लुढ़कता हुआ सीधा जमीन पर गिर गया। वहां गिरते ही उसकी भी मौत हो गई। विजय इस मामले में न फंस जाए, इसलिए उसने सभी को पैसे खिलाकर अपना मुंह बंद रखने को कहा और पकिया के शरीर को कब्रिस्तान में दफन करवा दिया। साहब, मैंने कहा था कि मत करो ऐसा, मत कटवाओ इसे। अब देख लिया ना अंजाम, दो लोगों की जान ले ली इस पेड़ ने। ये आपको भी नहीं छोड़ेगा। इसे शांति से यहाँ अकेले रहने दो, छोड़ दो इस हवेली का लालच, वरना ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। चुप, तुझे पैसे दिए ना, पहले तो अपना ये मुंह बंद रख, और किसी के सामने अगर तूने अपना ये मुंह खोला ना तो तुझे भी वहीं पहुंचा दूंगा जहां ये दोनों गए हैं, समझा ना? चल निकल अब यहाँ से। पैसों के लालच में इंसान कभी कभी इतना अंधा हो जाता है कि वो दूसरों की जिंदगी को कुएं में धकेलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। विजय जानता था कि उस पीपल के पेड़ की वजह से उस हवेली में रहना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसने फिर भी एक प्रॉपर्टी डीलर से बात करके उसे बिकवाने को कहा। शाम का समय तो पहले ही हो चुका था। अंधेरा होते होते बख्शी फैमिली वहां पर पहुंची। मिस्टर बख्शी, उनकी वाइफ और उनकी जवान बेटी उस हवेली को खरीदने के लिए आए, जहां सबकी नजर एक बार में ही हवेली की खूबसूरती पर पड़ी। वहीं मिस्टर बख्शी की बेटी रीमा का ध्यान उस पीपल के पेड़ पर पड़ा। गार्डन में ये इतना बड़ा पेड़,
इसे आप लोगों ने हटवाया क्यों नहीं? बेटा, ये पीपल का पेड़ है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला, और तुम्हें तो डॉक्टर ने खास कहा है ऐसी जगह रहने को जहाँ अच्छी खासी हरियाली हो। चलो अब अंदर चलते हैं। मिस्टर बख्शी एंड फैमिली ने अच्छी तरह हवेली का मुआयना किया। हवेली इतनी शानदार थी कि एक झलक में ही मिस्टर बख्शी ने हवेली की डील को फाइनल कर दिया। आपके रुकने का इंतजाम मैंने अपने गेस्ट हाउस में कर दिया है। अभी बस थोड़ी देर बाद ड्राइवर आपको लेने आ जाएगा। गेस्ट हाउस? लेकिन मेरा मन तो आज यहीं पर रुकने का कर रहा है। कितनी शानदार हवेली है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हवेली खुद चाहती है कि मैं यहाँ पर रुकूं। प्लीज पापा, हम यहीं पर रुक जाते हैं ना? अगर मेरी गुड़िया यहाँ पर रुकना चाहती है तो फिर ठीक है मिस्टर विजय, आज हम यहीं पर रुकेंगे। आप अपने ड्राइवर को हमें लेने आने के लिए मना कर दीजिए। जी ठीक है। अरे रेमी बेटा, मेरा वो ब्राउन वाला बैग नहीं मिल रहा। गाड़ी से उतरते हुए मैंने तुम्हें दिया था, कहाँ रखा तुमने? ओह नो, वो शायद बाहर गार्डन में ही रह गया। मैं अभी लेकर आती हूँ। ओके। रिमी अपनी माँ का बैग लेने के लिए बाहर गार्डन में गई। गार्डन के बीचों बीच बैठने के लिए एक बहुत ही सुंदर बेंच बना था। रिमी ने गार्डन को देखते हुए उसी बेंच पर वो पर्स रख दिया था। बाहर लगी हुई लाइट से गार्डन में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। पर्स लेने के लिए रिमी बेंच के पास गई तो उसका मन हुआ कि वो थोड़ी देर वहीं खुली हवा में बैठ जाए, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके उस बेंच पर बैठ गई। उसे वहां पर बैठे अभी कुछ देर हुई ही थी कि उसे लगा मानो बेंच के पीछे पीपल के पेड़ पर से कोई बहुत देर से उसकी ओर झांक रहा है। रिमी ने अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ कर देखा तो उसे लगा कि पीपल के पेड़ पर बैठी हुई कोई बड़ी सी आकृति अचानक पीछे होकर छिप गई। पेड़ में कुछ हलचल सी होने लगी। रिमी ये सब देखकर कुछ घबरा सी गई, इसलिए वो वहां से उठकर अंदर जाने लगी। तभी उसके मोबाइल पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया तो उससे बात करने के लिए वो वहीं पर बैठ गई। मैं तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रही थी। अच्छा हुआ तुमने कॉल किया। मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये हवेली इतनी सुंदर है कि रिमी, रिमी। तुम बार बार इतनी अजीब सी आवाज से मेरा नाम क्यों ले रहे हो? देखो, तुम्हें पता है ना मुझे इन सब चीजों से कितना डर लगता है। प्लीज ऐसा मत करो। वैसे भी इस टाइम मैं बाहर गार्डन में बैठी हूँ और मेरे पीछे ही इतना बड़ा पीपल का पेड़ है। रिमी, रिमी। अरे मैंने बोला ना मत करो ऐसा। अरे लेकिन मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। जब से मैंने कॉल किया है तब से मैं बस तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। मैंने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं। रिमी, 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 रिमी। अनीश के बात करते करते जब इस बार रिमी के कानों में वो आवाज पड़ी तो रिमी बेहद बुरी तरह डर गई। इस बार जब उसने अपनी गर्दन घुमाकर पीछे की ओर देखा तो ठीक उसके पीछे उस पेड़ के टहने पर उसे बेहद भयानक जीव दिखाई दिया। उसका शरीर मानो हड्डियों का ढांचा और आंखों की पुतलियां बाहर को निकल कर आई हुई थी। शरीर का मांस बिल्कुल सूखा हुआ था और वो बेहद भयानक हंसी के साथ हंसते हुए रिमी की ओर देखने लगा। हेलो, हेलो रिमी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो रिमी। अपनी आंखों के सामने इतना खौफनाक दृश्य देखकर रिमी इतनी डर चुकी थी कि डर के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तभी वो भयानक दिखने वाला राक्षस पेड़ की टहनियों से नीचे की ओर रेंगता हुआ रिमी की ओर बढ़ने लगा। डर के मारे रिमी के पैर मानो वहीं जम गए। उसकी आंखों में मानो उसकी मौत का डर छा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कदमों को वहां से हिला नहीं पा रही थी। तभी उसके कानों में उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अरे यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो तुम? जल्दी अंदर चलो, खाना ठंडा हो रहा है। रिमी ने देखा कि उसकी माँ के वहां पर आते ही वो भयानक राक्षस पेड़ पर रेंगता हुआ अचानक पेड़ की टहनियों के बीच कहीं गायब हो गया। रिमी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। उन सब ने खाना खाया। खाना खाकर रिमी अपने रूम में सोने के लिए गई,
लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ जो भी हुआ उसके बारे में सोच सोच कर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इस कदर डर चुकी थी कि रूम में चल रहे एसी के बावजूद उसके माथे पर पसीना आया हुआ था। वो बस मेरा भ्रम था। ये सच नहीं हो सकता। बाहर अंधेरा था, शायद इसलिए मुझे भ्रम हुआ। वहां पर कोई नहीं था। रिमी खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी खिड़की पर हल्की ठक ठक हुई, मानो उसकी खिड़की को बाहर से कोई खटखटा रहा हो। ये भी मेरा भ्रम है? कोई भला मेरी खिड़की को कैसे खटखटा सकता है? रिमी, रिमी, रिमी। इस बार फिर से उसी आवाज में जब किसी ने रिमी का नाम पुकारा तो उसका पूरा शरीर डर के मारे पसीने से भीग गया। वो खुद को कंबल में भींचकर उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही करवट लेते हुए रिमी का ध्यान अपने रूम की सीलिंग पर लगे पंखे पर पड़ा तो डर के मारे उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके कमरे के पंखे पर वही भयानक राक्षस बैठा हुआ उसे एकटक उसी भयानक हंसी के साथ घूर रहा था। उसे देखकर रिमी के रोंगटे खड़े हो गए और वो इतनी ज्यादा डर गई कि अपने बिस्तर पर बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सबसे पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड अनीश के पास कॉल की, लेकिन बहुत देर तक कॉल करने के बाद भी जब अनीश ने उसका फोन नहीं उठाया तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के छोटे भाई अमन के पास कॉल किया, लेकिन सामने से अमन ने उसे जो कहा वो सुनकर रिमी के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। भाई नहीं रहे। सुबह जब उन्होंने अपने रूम का दरवाजा नहीं खोला तो हमने गेट तोड़ दिया। उनका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था, शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। लेकिन एक रात में ये सब कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, कुछ तो जरूर हुआ है। आगे की कहानी जल्दी आ रही है आपके अपने चैनल अनकहे किस्से पर। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर हर्षपाल की कहानी पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम राहुल है। ये बात उस समय की है जब मैं आईआईटी कानपुर में इंजीनियरिंग का छात्र था। एक रात करीब 3 बजे होंगे। बाहर चारों ओर अंधकार का साया था। सड़क पर लगा लाइट का खंभा बीच बीच में जल उठता था। सड़क सुनसान थी और कभी कभी कोई कार सन्नाटे को चीरती हुई आती, फिर सब सुनसान हो जाता। सड़क के पास ही एक अपार्टमेंट में मैं और मेरा सहपाठी वरुण सो रहे थे। अचानक मेरी नींद टूटी और मुझे जोरों की प्यास लगने लगी। मैं पानी पीने चला गया, तभी मैंने खिड़की से कोई परछाई देखी। मैं डर गया। मैंने धीरे से खिड़की खोली और नीचे सड़क की ओर देखा। बाहर का नजारा देखकर मैं सहम गया। मैं भागकर वरुण के पास आया। वरुण, वरुण, जल्दी उठ और बाहर देख। क्या हुआ? जरा बाहर तो चलकर देख। हम दोनों बाहर आ गए। हमने जो देखा उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। शरीर से पसीने छूटने लगे। शरीर एक जगह जम गया। सामने एक लाश थी। उसका सिर धड़ से अलग था। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और वो कोई तांत्रिक लग रहा था। उसके शरीर पर बड़े बड़े नाखून के निशान थे। उसने बहुत ज्यादा मालाएं पहन रखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वरुण को तांत्रिक के गले में कुछ दिखाई दिया। वो एक लॉकेट था। उसने मुझे लॉकेट दिखाते हुए कहा, यार ये लॉकेट कितना सुंदर लग रहा है, इसे मैं ले लेता हूँ। यहाँ चारों ओर कोई भी नहीं है, किसी को क्या ही पता चलेगा। नहीं, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। कहा जाता है कि मरे हुए लोगों का सामान नहीं लेना चाहिए, हमें खतरा हो सकता है। मेरे खूब समझाने पर भी वरुण नहीं माना। इतने में वहां और लोग इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आ गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हम अपने घर लौट आए। वरुण बाथरूम में चला गया। मैं लेटा ही था कि मुझे चीख सुनाई दी। वो चीख बाथरूम से आई थी। मैं दौड़कर बाथरूम की तरफ गया। जब मैं बाथरूम में पहुंचा तो मैं ये देखकर सुन्न रह गया कि बाथरूम के अंदर खून पड़ा था। मेरा शरीर सुन्न रह गया। मैं पसीने से तर हो गया।
बाथरूम की खिड़की टूटी हुई थी। मैं घबरा गया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। बाहर का नज़ारा देखकर मैं सहम गया। बाहर वरुण लहूलुहान पड़ा था, उसकी मौत हो चुकी थी। मैं जैसे ही नीचे जाने के लिए पीछे मुड़ा, मेरा ध्यान बाथरूम के शीशे पर गया। वहां खून से कुछ लिखा था, जिसे पढ़कर मुझे सारा माजरा समझ आ गया। उस पर लिखा था, मुझे वो लॉकेट दे दो वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा, रागिनी। मैं नीचे गया। मैंने वरुण के हाथों से वही लॉकेट देखा। मैंने लॉकेट लिया। मैं अपने दोस्त की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ। मैंने उसका देह संस्कार किया और बात की तह तक जाने के लिए निकला। मैं एक तांत्रिक को जानता था। मैं उसके पास गया। मैंने तांत्रिक से सारी बात बताई और कहा, बाबा, मैं इसकी तह तक जाना चाहता हूँ। इस लॉकेट से मुझे भी खतरा है। जब तक ये लॉकेट मेरे पास रहेगा, रागिनी मुझे मारने का प्रयत्न करेगी। अब आप ही मुझे उससे बचा सकते हैं। बेटा, तुम इस लॉकेट को हनुमान जी के मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे रख देना। उसके बाद मैंने वैसा ही किया। अब मुझे कोई खतरा नहीं था, पर मैं उस लॉकेट को ज्यादा दिनों तक मंदिर में नहीं रख सकता था, इसलिए मैं जल्दी से काम पर लग गया। मैंने पिछले कुछ दिनों के सारे अखबार देख डाले, पर मुझे कुछ न मिला। परंतु जैसे ही मैं कुर्सी से उठा, मुझे नीचे गिरा एक अखबार नजर आया। मैंने उसे उठाया, तभी मुझे रागिनी द मिस्टीरियस स्टोरी नाम से एक आर्टिकल नजर आया। मैंने उस अखबार से एड्रेस लिया और रागिनी के घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं रागिनी के घर पहुंचा तो घर पर ताला लगा था। मैंने पड़ोसी से जाकर पूछा, अंकल, क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोसी कहाँ हैं? बेटा, अब इस घर में कोई नहीं रहता। इस घर में पंडित दीनानाथ और उसकी बेटी रहते थे। करीब 2 हफ्ते पहले उनकी बेटी गायब हो गई और इस दुख के मारे दीनानाथ जी भी चल बसे। क्या आप जानते हैं कि रागिनी कहाँ गई? बेटा, वो रोज कॉलेज जाया करती थी, पर एक दिन वो घर नहीं लौटी। क्या पता कहाँ गई। तो आप लोगों ने उसकी खोज की? बेटा, अमीरों की सब सुनते हैं, गरीबों की कौन सुनता है। बेचारा दीनानाथ देह त्यागने से पहले हर जगह फिरा, किंतु उसकी बेटी का पता न चला। FIR भी कराई, परंतु कुछ पता नहीं चला। क्या आप मुझे उसके कॉलेज का एड्रेस दे सकते हैं? हाँ बेटा। उन्होंने मुझे कॉलेज का एड्रेस दे दिया। अगर आप इजाजत दें तो मैं रागिनी के घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम तलाशी ले सकते हो। और ये कहकर उन्होंने मुझे रागिनी के घर की चाबी दे दी। मैं रागिनी के घर गया। जब मैं रागिनी के कमरे में पहुंचा और मैंने उसकी हर चीज देखी, वहां मुझे एक इत्र की शीशी दिखाई दी। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और घर के बाहर आ गया। रागिनी के घर पर तलाशी के दौरान मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब मैं उसके कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। जब मैं उसके कॉलेज की तरफ जा रहा था तो मैंने वहां रास्ते में एक दुपट्टा देखा। सड़क के दोनों ओर सुनसान जंगल था। मैं आश्चर्य में पड़ गया। पीले रंग का दुपट्टा, जिससे उस इत्र की ही महक आ रही थी जो मैंने रागिनी के कमरे में एहसास किया था। मैंने दुपट्टा उठाया और जंगल के अंदर की तरफ चलने लगा। कुछ दूर चलने पर मुझे गुफा दिखाई दी। मैं डरते डरते गुफा के अंदर गया। वहां का नजारा देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सामने राक्षस की बड़ी सी मूर्ति थी। उसके नीचे रागिनी का शरीर था। उसकी गर्दन अलग पड़ी थी। खून के छींटे राक्षस के मुंह पर लगे थे। पास ही बलि का सामान था। मैंने उस तांत्रिक की तस्वीर को भी वहां देखा, जिसकी लाश मैंने और वरुण ने अपने घर के नीचे देखी थी। मैं सब समझ गया कि रागिनी की मृत्यु के पीछे क्या राज है। मैं वहां से कुछ दूर चला ही था कि वहां मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसे गुफा के बाहर एक पेड़ से बंदी बनाया गया था। उसने तांत्रिक के समान काले कपड़े पहन रखे थे। गले में बड़ी बड़ी मालाएं थी। माथे पर भस्म लगी हुई थी। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, कौन हो बेटा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मेरे हाथ में पकड़े हुए उस दुपट्टे को देखते हुए उन्होंने पूछा, ये दुपट्टा तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने बड़े आश्चर्यपूर्वक पूछा, आप इस दुपट्टे के बारे में कैसे जानते हैं? और कौन है जो मुझे नहीं छोड़ेगी?
ये आप क्या कह रहे हैं? और आपको यहाँ बंदी किसने बनाया है? मैंने उस व्यक्ति को खोलने की चेष्टा की, परंतु उन रस्सियों में काली शक्ति का जादू था। मैं चाहकर भी उसे खोल नहीं पाया। तांत्रिक बोला, बेटा तुम चाहकर भी इन्हें नहीं खोल सकते। जिस गुफा से तुम अभी आ रहे हो वो मेरे शिष्य कालीनाथ की गुफा है। वो अमर होना चाहता था। अमर होने के लिए उसने दैत्य दानव की कठोर से कठोर साधना की। एक रात वो अपनी साधना पूरी करके फल की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी हवन कुंड की अग्नि से एक राक्षस निकलकर उसके समक्ष आया। उसने कालीनाथ से कहा, अगर तू अमर होना चाहता है तो तुझे बलि देनी होगी, एक कुंवारी लड़की की बलि। वो लड़की जो सुबह इस रास्ते से सबसे पहले गुजरे, उस लड़की की बलि दे और संसार की समस्त शक्ति को अपने अधीन कर ले। इतना कहकर राक्षस वहां से चला गया। उस दिन कालीनाथ बहुत खुश हुआ। उसने सारी बात मुझे बताई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा, देखो वत्स, बुराई चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, वो कभी अमर नहीं बन सकती। ऐसा होना सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करना है। मेरे खूब समझाने पर भी वो नहीं माना और वहां से गुस्से में चला गया। जाते समय मैंने उससे कहा, देखो वत्स, यदि तुम ऐसा कार्य करोगे तो मुझे स्वयं तुम्हें रोकना होगा। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। अगले दिन जब मैं सो रहा था, उसने मेरी दी शक्ति के द्वारा मुझे कैद कर दिया। अगले दिन सवेरे जब रागिनी अपने कॉलेज के लिए निकली तो कालीनाथ ने उसे पकड़कर गुफा में कैद कर दिया। वो लड़की चिल्लाती रही, परंतु पापी ने उसे नहीं छोड़ा। उसने रागिनी की बलि देकर राक्षस की भूख शांत की। बदले में राक्षस ने उसे शक्तियों से भरा एक लॉकेट दिया और कहा, जो भी इस लॉकेट को धारण करेगा वो संसार में व्याप्त सभी काली शक्तियों का स्वामी हो जाएगा। परंतु इतना ध्यान अवश्य रखना, ये शक्तियां तुम पर हावी न होनी पाए। इस लॉकेट की वजह से रागिनी ने तांत्रिक को मारा। रागिनी की सारी शक्ति इस लॉकेट में है, इसलिए वो इस लॉकेट को हासिल करना चाहती है। परंतु बाबा, जब हम तांत्रिक की लाश के पास पहुंचे थे तब भी लॉकेट वहीं था, और जब मैं वरुण की लाश के पास पहुंचा तब भी लॉकेट वरुण के हाथ में ही था। रागिनी को लॉकेट ले जाने का अवसर 2 बार मिला, फिर उसने लॉकेट क्यों नहीं लिया? बेटा, रागिनी लॉकेट खुद हासिल नहीं कर सकती। रागिनी को लॉकेट तभी स्वीकृत होगा जब कोई खुद अपने हाथों से उसे लॉकेट दे, और यदि उसे एक बार लॉकेट मिल गया तो वो शक्तिशाली हो जाएगी। फिर उसे रोकने का कोई साधन नहीं होगा। बाबा, क्या कोई उपाय है जिससे रागिनी की आत्मा को मुक्ति मिल सके? बेटा, हमें उस लॉकेट को नष्ट करना होगा। लेकिन बाबा, उसे तो हम अभी भी नष्ट कर सकते हैं ना? बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। उस लॉकेट को तभी नष्ट किया जा सकता है जब पूर्णिमा की रात हो और चंद्रमा बिल्कुल तुम्हारे सिर पर हो, तभी उसे मारा जा सकता है। तो ठीक है बाबा, मैं उस लॉकेट को लेकर आता हूँ। आप बस इतना बता दीजिए कि पूर्णिमा की रात कब है? बेटा, तुम्हें जल्दी करनी होगी। पूर्णिमा की रात आज ही है। इसके बाद मैं लॉकेट लेने चला गया। जब मैं लॉकेट लेकर लौटा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मैं सुन्न रह गया। मेरा शरीर पसीने से तर हो गया। तांत्रिक का शरीर खून से सना हुआ था। उसकी गर्दन रागिनी के हाथों में थी। रागिनी की लाल लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून, भयानक चेहरा था। वो तांत्रिक को नोच नोच कर खा रही थी। मैं ये सब देखकर घबरा गया। मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने जल्दी से अपनी बाइक ली और भागने लगा। रागिनी ने मुझे देख लिया। वो मेरे पीछे आने लगी। मैंने बाइक तेज कर ली। वो अभी भी मेरे पीछे आ रही थी।
रात हो चुकी थी। कुछ दूर चलकर मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे पीछे नहीं है। सुनसान जंगल में आकर मेरी बाइक का पहिया जाम हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। डर ने मुझे घेर लिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जमीन से 2 हाथ निकले हुए थे और मेरे बाइक के पहिए को पकड़े हुए थे। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं बाइक को वहीं छोड़ आगे की ओर दौड़ा। मेरी बाइक मेरे पीछे पीछे आ रही थी। अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया। बाइक मेरे निकट आती जा रही थी। अचानक मेरी बाइक मेरे दोनों पैरों पे चढ़ गई। मेरी दर्द के मारे चीख निकल गई। मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी। पैर में खून बह रहा था। मैं हाथों के सहारे सरक कर सड़क के किनारे आया। मेरी बाइक वहीं आकर मेरे पास गिर पड़ी। मैं दर्द से करा रहा था। अचानक मेरी नज़र एक ट्रक पर गई। ट्रक ड्राइवर की आंखें लाल थी। वो पूरी स्पीड से मेरी तरफ ही आ रहा था। उस पर रागिनी की आत्मा ने कब्जा कर लिया था। मैंने जल्दी से अपनी जेब से वो कागज़ निकाला जिस पर रागिनी का आर्टिकल लिखा था, क्योंकि उस कागज़ के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं था। मैं अपनी बाइक के पास सरकते हुए गया। मैंने अपनी बाइक को न्यूट्रल कर रेस छोड़ दी और कागज़ को पेट्रोल में भिगोकर इंजन के पास लगा दिया। कागज़ में आग लग गई। मैंने देखा चांद सर के ऊपर था। ट्रक अभी भी मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने लॉकेट को आग में रख दिया। कागज़ के साथ लॉकेट भी जल गया। लॉकेट के जलते ही ट्रक में भी आग लग गई और रागिनी का अंत हुआ। उसे मुक्ति मिल गई। परंतु उस दिन मैंने अपने दोनों पैरों और अपने दोस्त को खो दिया। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। हम ज़रूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए।